तो आज हम लोग यहाँ पे मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि जो महमूद गजनवी था उसे बुत सिकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति को नष्ट करने वाला कहा जाता है। तो महमूद गजनवी का शोध से पता चला है कि उसका ध्येय भारत पर आक्रमण करने का, लूटने का था। और जो ये मोहम्मद गोरी था, यह कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए तुर्क या मुस्लिम शासन को स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। तो आज हम लोग किसके बारे में चल रहे चर्चा करने? मोहम्मद गोरी। जानते कि अफगानिस्तान के पश्चिमोत्तर साइड में जो है ये गोर साम्राज्य था। एक गजनी था, एक गोर साम्राज्य था। गोर कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी का 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की जब 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो गजनी और गोर में भयंकर संघर्ष हुआ। गोर में जब भयंकर संघर्ष हुआ तो गोर के एक शासक थे अलाउद्दीन हुसैन। तो ये कहा जाता है कि ये गजनी को पूरा जला के राख कर दिया था इसने। तो इसलिए जो है इसको विश्व को जलाने वाला कहा जाता है। विश्व को जलाने तो क्या कहा जाता है? जहाँ सोच माने विश्व को जलाने वाला ये था। उसके बाद क्या होता है कि गोर साम्राज्य का एक शासक था, वह अपने छोटे भाई मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसका बड़ा भाई जो था वो गोर का शासक था, अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को 1173 में जो है गोर का शासक घोषित किया। और अब चूंकि गोरी साम्राज्य जो है या गोर साम्राज्य गजनी को अपने अधीन कर लिया था, इसलिए जहाँ जहाँ गजनी का शासनकाल था ऑटोमेटिक वो गोर साम्राज्य में आ गया। तो इसी दौरान कहा जाता है इसने भारत पर आक्रमण किया है 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में कहा जाता है इसका पहला आक्रमण था भारत पर। तो 1178 ईस्वी में कहा जाता है कि गुजरात पर आक्रमण किया और मुंह की खाई पहला आक्रमण किया और भारत में पहली बार ये हारा। किससे हारा? उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय, इसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। ये इसको संरक्षण कौन दिया था? इसकी माँ नायिका देवी। तो नायिका देवी के नेतृत्व में जब आबू पर्वत के पास लड़ाई हुई तो उसमें मोहम्मद गोरी हार गया, पराजित हो गया। इसके बाद ये भाग गया, फिर गुजरात पे आक्रमण करने की हिम्मत इसमें नहीं हुई। ठीक, हाँ। तो भीम, अच्छा एक बताओ रहा, उस वीडियो में बताए थे हम गजनवी वाले में कि मोहम्मद गजनवी के समय महमूद, याद रखिएगा, महमूद गजनवी का आक्रमण 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार किया था। तो इसके समय गुजरात का चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम प्रथम। ये बता रहे हैं इसके समय गुजरात का चालुक्य वंश का राजा भीम प्रथम और मोहम्मद गोरी के समय गुजरात का राजा भीम द्वितीय था, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक, तो देख रहे हैं अब क्या होते बढ़ाते
होता क्या है कि गजनवी के द्वारा स्थापित गजनी साम्राज्य जहाँ तक था वहाँ तक ऑटोमेटिक इसका साम्राज्य हो जाता है। तो इसी दौरान होता क्या है कि पंजाब पर जो है गजनी के नुमाइंदे थे। तो मोहम्मद गोरी ने कहा ये तो ऑटोमेटिक हमारा है, तो पंजाब पर इसने अधिकार कर लिया, आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो पंजाब पर जब अधिकार कर लिया तो कहा जाता है कि पंजाब तक एक राजस्थान और राजस्थान मीन्स अजमेर और दिल्ली और अजमेर पर उस समय किसका शासन था? पृथ्वीराज चाहमान थर्ड इसको बोला जाता, तृतीय, इसको चौहान भी बोलते हैं। तो जब पंजाब पर अधिकार हो गया तो कहा जाता है इसके साम्राज्य की सीमा और गोरे के साम्राज्य की सीमा टच होने लगी। और होता क्या है, भटिंडा एक पंजाब का क्षेत्र है, भटिंडा पर जब इसने अधिकार कर लिया, किसने? मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया भटिंडा पे, तो ऑटोमेटिक जो है चौहान से इसकी शत्रुता हो गई, क्योंकि भटिंडा को ये अपने अधीन मानता था। ये डायरेक्ट हो गया कि भैया ये तो ठीक था, सीमाएं सटी थी एकदम, लेकिन भटिंडा पर आप जो है हमारी स्वतंत्रता का हनन किया है आपने, तो दोनों में युद्ध असंभावी हो गया। अब तराइन में लड़ाई होती है। इतिहास में फेमस है कि जब भटिंडा पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी ने, तो दोनों में संघर्ष ऑटोमेटिक प्रारंभ हो गया। तो 1191 ईस्वी में तराइन में दोनों सेना आमने सामने हुई। तो तराइन की पहली लड़ाई में जो है जब हुई, तो पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी की सेना भाग खड़ी हुई। आप सोचिए, गुजरात में जब 1178 में लड़ाई हुई तब भी वहाँ पे मोहम्मद गौरी हार गया, नायका देवी या मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से हार गया। और उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में भी मोहम्मद गौरी हारा। इसमें किससे हारा? पृथ्वीराज चौहान से। अब उसके बाद फिर 1192 ईस्वी में जो है फिर से लड़ाई होती है। ये फिर अपनी सैनिक शक्ति के साथ आया। ये बड़ी क्रांतिकारी जो है समय भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, भारतीय इतिहास को एकदम बदल देता है। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि इस युद्ध में कई राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी और मोहम्मद गौरी हार गया। इसमें गढ़वाल वंश के राजा कहा जाता जयचंद भी था और भी तमाम राजा थे, लेकिन इस समय जो है जयचंद दोचंद किन्हीं विशेष कारणों से पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो गए। तो ये बड़ी क्रांतिकारी है, क्योंकि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। और यही जो है तिथि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की बनती है। कैसे? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में जो है मोहम्मद गौरी जीत गया। सोचिए, 2 बार हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा, और यह आया और फिर से तैयारी करके आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इनके तुर्क जो सैनिक होते थे घोड़े पे चढ़ के तीर कमान मारते थे। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं थी। तीर कमान मारने के दौरान जब खड़े होते थे घोड़ों पे, तो कहा जाता जो जीन होता था वो क्या होता था?
चमड़े की बनी होती थी। दोनों पैर से घोड़े को दोनों तरफ से कस के और लगाम वगाम मुंह से पकड़ के और तीर को जो है धनुष पर चढ़ा के मारते थे, बड़ी दूर तक प्रहार करते थे। जबकि राजपूत लोग ये नहीं करते थे। घोड़े की जीन बहुत कम वो लोग बनवाते थे, अपवित्र मानते थे। सन का पेटुआ का रस्सी का वो लोग घोड़े की जीन बनाते थे, तो उस पर खड़े होके नहीं मार कर पाते थे। और चूंकि अच्छे नस्ल के घोड़े उनके पास थे, इसलिए कई कारण से ये लोग जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत गए। आगे क्या होता है? हाँ, तराइन की लड़ाई से याद आया कि यहाँ पे उसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी इसी में था। कहा जाता इसी समय जो है इंद्रप्रस्थ को इसने राजधानी बनाया। इंद्रप्रस्थ को इसने राजधानी बनाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक और बहुत महत्वपूर्ण समय है। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के साथ एक पहुंचे हुए फकीर थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे और कहा जाता है ये इनको बहुत अच्छा लगा, अजमेर में ही रह गए। आज बहुत से लोग जियारत करने जाते हैं। कहाँ पे? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फेमस है कई चिश्तियों की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो यहीं पे बस गए। तो 1192 की लड़ाई बहुत फेमस है और इसके कई दास थे। आप देखिए 11 आप देखिए अब एक बार 1205 में खोखरों का विद्रोह होता है। खोखरों का विद्रोह होता है 1206 में। ये मर ही गया था। तो खोखरों का विद्रोह होता है, तो विद्रोह को मोहम्मद गोरी और इसके साथ कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कौन था इसके साथ? इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश। ये गुलाम थे, और भी गुलाम थे। नासरुद्दीन कुबाजा थे, ताजुद्दीन यल्दौज थे। इल्तुतमिश ऐबक इसके पास विशेष कमांडर थे जो इसके दास थे। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी अपने कबीले के लोगों से ज़्यादा या अपने दासों पर विश्वास करता था। तो खोखरों के हुए विद्रोह को दबाने के लिए गोरी के साथ ये लोग आए थे। कहा जाता है इल्तुतमिश की बहादुरी को देखकर यह इतना खुश हुआ मोहम्मद गोरी कि ऐबक से कहा कि ऐसा है, इसको दास्ता से मुक्त का प्रमाण पत्र दे दो, दास्ता से मुक्त कर दो दासों से। ये है। और इसी दौरान एक चीज और होता है। इसका एक कमांडर था बख्तियार खिलजी को बंगाल में मुस्लिम धर्म को फैलाने वाला माना जाता है। इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई के 3-4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह एक अभियान पे होता है। तो बिहार के नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त द्वितीय ने किया था। नालंदा तो वो बहुत पहले से बना था, लेकिन नालंदा की स्थापना तो बहुत पहले से हुई थी। जैसे छान छप्पड़ में था, छोटे रूप में था, लेकिन जब गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त आया तो इसको बहुत बढ़िया से भवन बिल्डिंग बनवा दिया और कई गाँव की आय उसने दान कर दिया नालंदा के लिए। तो इसलिए नालंदा का संस्थान कौन कहा जाता है? गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त द्वितीय। इस नालंदा को भी इसने नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक सेना नायक था। और इसके बाद ये तो बिहार में हो गया।
और उसके बाद बंगाल में जाता है, उदंतीपुर या विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक बंगाल में पाल वंश था। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था, लेकिन गोपाल का जो पुत्र था वो धर्मपाल था। तो इसलिए बंगाल में पाल वंश का जो महंतम राजा था धर्मपाल, वह जो है धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ कुमार गुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश का था, ये पाल वंश का था। ठीक, क्या बता रहे हैं, ये संस्थापक थे, लेकिन ये महाराज क्या किए, ये दोनों को नष्ट कर दिए। तो और भी जो है शिक्षा के केंद्रों को इसने नष्ट किया। तो ये हम देख रहे हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। 1192 के बाद 1193 की समय आता है। 1193 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी ने जो है दिल्ली को राजधानी बनाया है, मोहम्मद गोरी। उसके बाद क्या होता है, 1194 का समय होता है। 1194 इटावा के पास में चंदावर में एक युद्ध होता है। चंदावर का भी बहुत फेमस युद्ध है। चंदावर का युद्ध किसके बीच होता है, ये बनारस और कन्नौज का राजा गढ़वाल वंश का था। गढ़वाल वंश का राजा था, उसका नाम था जयचंद। ये गद्दार था, जयचंद गद्दार था भारतीय इतिहास में। तो इसने जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है सहायता नहीं की, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा के पराजित कर दिया। तो राजपूतों की बहुत गड़बड़ी यही थी कि आपस में वैमनस्यता का भाव रखते थे, खुन्नस रखते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे और एक दूसरे पर अधिकार करना चाहते थे। कोई एक सूत्र में, एक राजनीतिक सूत्र में बांधने वाला शासक नहीं रह गया था, इसीलिए लोग तुर्कों से हार गए। तो धीरे धीरे होता क्या है, 1202 में कालिंजर पर इसने हमला कर कालिंजर दुर्ग को भी जीत लिया। यहाँ के राजा जो परमर्दी देव थे, उनको जो है हराकर यह विजय प्राप्त कर लिया। किस पे, क्या बता रहे थे, ये सब जानकारी हम लोगों को होती कैसे है। एक विद्वान थे मिनहाज उल सिराज, उनके ग्रंथ का नाम है तबकात-ए-नासिरी। ये ध्यान दीजिएगा, इससे मोहम्मद गोरी के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती। एक और ग्रंथ है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, चंदबरदाई। इनके द्वारा लिखी कौन सी ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। अरब आक्रमण हुआ था, जैसे अरब आक्रमण हुआ था तो उस समय एक ग्रंथ था चचनामा। अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था ना, 711 में हुआ था, असफल हो गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम किया था, तो उसके आक्रमणों के बारे में जानकारी हमको चचनामा से मिलता है। और क्या है, जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था, गजनबी का आक्रमण हुआ था, तब भी हम इस वीडियो में बताए क्या थे, एक उतबी था। इसने क्या लिखा था किताबुल यामिनी।
दरबार का उसके इतिहासकार था। और एक लिखा था, लेखक का नाम था फिरदौसी, इसने शाहनामा लिखा था, शाहनामा लिखा था। और एक था अलबरूनी, अलबरूनी, इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद इसने लिखा था। तो इन चीज़ों से जो है हमको जानकारी मिलती, नहीं तो हम भैया जान कैसे पाते, इसके अभाव में नहीं जान पाते। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, आप जानते हैं कि एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, जस्टिन और भी हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी अज्ञात कोई लेखक ने लिखा है। तो कहने का मतलब अगर ये नहीं होता, आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेखक नहीं होते, इनके ग्रंथ नहीं होते, इनके विवरण नहीं होते, तो हम सिकंदर के बारे में जान ही नहीं पाते। यही लोग सिकंदर को महान बताए हैं। नहीं तो लोग ये भी सोचते हैं कि अरे वही सिकंदर है जो सबको हरा के आया, और यहाँ का एक गद्दार तक्षशिला का राजा आम भी समर्पण कर दिया, लेकिन एक पूर्व का राजा पोरस था, उसने कहा खबरदार। ये भी हो सकता है कि उधर जीतते हुए आया और पोरस ने ऐसा बेतुका हराया कि सिकंदर कह रहे भैया जाने दीजिए, वहाँ करिए, भारत में हमला नहीं करेंगे, वहीं से वो लौट गया। ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें हम सारी चीज़ों इनके विवरण पे पाते हैं। अगर ये लोग नहीं होते, सिकंदर के बारे में हम जो जान नहीं पाते, वो सच में महान था, क्या था, क्रूर था, अत्याचारी था। तो कहना मतलब कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसके द्वारा हम तत्कालीन समय और राजा, इतिहास, घटना, साम्राज्य, नीतियों के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे हर साम्राज्य में, हर राजा के दरबार में जो है लिखने वाले हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग जो है ये सब जान पाते हैं। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए प्लीज़, इससे कुछ घटता नहीं आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।